पावर शेप में बनने वाले मॉडल को पावर मिल में प्रोग्राम बनाने के लिए उसके 11 असूल हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने अपने मॉडल को फॉर एग्जांपल में से उठा लेते हैं। यहाँ से कोई भी मॉडल लोड करना है, जो हमने मॉडल बनाया है उसको लोड करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक मॉडल है, हमने इसको लोड कर लिया। लोड करने के बाद हमने दूसरा काम ये करना है, इस मॉडल को देखना है गौर से, आगे पीछे ऊपर नीचे इसके व्यूज़ देखने हैं, ये मॉडल कौन सी शेप है, किस तरह से बना हुआ है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट किस तरह से होगी, यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, लाइंस पर आ जाएं और एक कोना सेलेक्ट करें, रेक्टेंगल बनाएं, दूसरा कोना सेलेक्ट करें और फिर रेक्टेंगल बनाएं, और उसने लाइंस की लंबाई बता दी। याद रखिएगा यहाँ पर अगर हमने थोड़ा सा भी तिरछा ऑब्जेक्ट होगा फिर मेजरमेंट करेंगे तो वो मेजरमेंट ठीक नहीं होगी, उसमें फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, लिहाजा हमें इसको बिल्कुल 90 के एंगल पर और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रखना है, तब इसकी मेजरमेंट करनी है। उसके बाद अब इसके अंदर हमने लगे हुए रेडियस को चेक करना है। लंबाई तो हमने चेक कर ली, रेडियस चेक करने के लिए हम यहाँ पर दोबारा आएंगे, सर्कल पर क्लिक करेंगे और 3 पॉइंट देंगे, 1 2 3, तो उसने बता दिया यहाँ पर रेडियस 10 है और डायमीटर 20 है। इस तरह से हमारे ये 2-3 असूल पूरे हो गए। उसके बाद हमने सबसे पहला काम ये करना है, अपना वर्क प्लेन एक्टिव करना है, क्रिएट करना है। यहाँ पर क्लिक करके हमें एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा वर्क प्लेन बन जाएगा। जमा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे वर्क प्लेन बना हुआ है। उसके बाद हमने इसका ब्लॉक बनाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्लॉक वो होता है जो लोहे का पीस होता है जिसमें इसने बनना है। कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो वो एक पीस पीछे बन जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हाई कर देता हूँ, इसे एक्सेप्ट कर दिया तो यहाँ वो ब्लॉक क्रिएट हो चुका। इसमें आप गौर से देखें तो यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है कि ये पीस हमारा किस तरह से बनेगा, वो सारी शेप इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हमने ब्लॉक वर्क प्लेन में जाकर एडिट वर्क प्लेन्स निकाल लेना है और यहाँ पर ब्लॉक के भी ऑप्शन निकाल लेने हैं। यहाँ पर हमने x की वैल्यू उठा लेनी है, कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C करके यहाँ पर कंट्रोल A और कंट्रोल V करके पेस्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर अपना वर्क प्लेन को सिलेक्ट करना है जो हमने बनाया था और x पर क्लिक करके कैलकुलेट कर देना। अगर यहाँ पर 0 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब है हमारा अभी तक x की एक यानी कि रीडिंग वो ठीक नहीं हुई। अब हमारे पास एक तरफ मैक्स की वैल्यू आ गई है, दूसरी तरफ माइन की मिनिमम की। हम मैक्स की वैल्यू उठाएंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C, दोबारा यहाँ पर आकर कंट्रोल A कंट्रोल V करेंगे और x दोबारा क्लिक करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, अब इसको उठाते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल A कंट्रोल V, हमें इसे तकसीम 2 करना था, x कैलकुलेट। देखा अब हमारी वैल्यू दोनों बराबर आ चुकी हैं। ये वैल्यू दोनों बराबर आना लाजमी है, अगर ये वैल्यू बराबर नहीं होगी तो हमारा वर्क प्लेन ऊपर नहीं आएगा। उसके बाद y का भी इस तरह करना है, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल A कंट्रोल V करेंगे तो हमारी y की वैल्यू इधर आ जाएगी। फिर हमें y पर क्लिक करना है और कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 0 0 हो गया, यहाँ पर फिर कंट्रोल A और कंट्रोल C करना है, फिर यहाँ पर कंट्रोल A और कंट्रोल V करके तकसीम 2 करें और y पर क्लिक करें और कैलकुलेट करेंगे तो हमारी दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी। फिर z की वैल्यू उठाएंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे, फिर कंट्रोल A कंट्रोल V करेंगे और z पर क्लिक करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वर्क प्लेन ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल टॉप पर इसके आ जाएगा और इस तरह सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस पर यह करना है कि एंड मिल या कोई भी नोज़ल या कोई भी वो इस पर सेट करना है जिसने इसको काटना है। मैं यहाँ पर एंड मिल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड मिल पर गए, यहाँ पर इसका मैं डाया कर लेता हूँ 18 का और इसकी मैं लेंथ कर लेता हूँ 100। ठीक है, इसे क्रिएट करना है। ये बन चुका लेकिन ये काफ़ी ऊपर है, चलिए इसकी अब सेटिंग करनी है। अब इस जगह पर आना है फीड एंड स्पीड पर। फीड एंड स्पीड पर ये स्पीड है जो है 1200 से 1500 तक होनी चाहिए। अब ये मैंने रिकॉर्ड कर
यहाँ हम स्पीड और फीड में आ गए हैं। यहाँ से हम अपनी स्पीड सेट करेंगे, जितनी स्पीड से स्पिंडल को हमने घुमाना है जिसमें टूल पकड़ा हुआ है। अब हुआ है। यहाँ से स्पीड सेट करने के बाद हम नीचे कटिंग फीड पे आएंगे। कटिंग स्पीड जितनी होगी कटिंग फीड को हम उसका तकरीबन हाफ रखेंगे। स्पिंडल स्पीड क्या है? स्पिंडल स्पीड ये होती है कि जब हमारा टूल घूमता है, टूल को पकड़ा होता है उसके अंदर, स्पिंडल के अंदर, स्पिंडल जितनी स्पीड के साथ घूमेगी, 1 मिनट में जितनी रेवोल्यूशन लेगी अपने पॉइंट के गिर्द घूमेगी, ये उसकी होती है स्पिंडल स्पीड। और कटिंग फीड है, कटिंग फीड इसको हम रखते हैं इसका हाफ स्पिंडल स्पीड का। कटिंग फीड होती क्या है? कटिंग फीड ये होती है कि जितनी स्पीड के साथ कटिंग टूल वर्कपीस के अंदर की जानिब घुसेगा, जितनी स्पीड के साथ कटाई करेगा, ये इसकी कटिंग फीड होती है। उसके बाद है हमारी प्लंजिंग फीड रेट। प्लंजिंग फीड रेट को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद ही कटिंग फीड के लिहाज से वो खुद ही सेट हो जाएगी। कटिंग फीड रेट हमारी ये होती है, प्लंजिंग फीड रेट हमारी ये होती है कि जितनी स्पीड के साथ वो हमारे स्टार्ट जेड से नीचे की जानिब वो नीचे मूव करेगा, ये उसकी वो स्पीड होती है। क्योंकि जब वो ऊपर से टूल आता है तो वो रैपिड स्पीड में होता है, फिर प्लंजिंग फीड रेट वो पढ़ के उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो स्टार्ट जेड से नीचे की जानिब इस स्पीड के साथ जाता है। उसके बाद हमारी स्किम फीड रेट है। स्किम फीड रेट का मतलब है कि टूल कटाई करने के बाद जब ऊपर उठेगा या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा हवा में, तो उसकी स्पीड क्या होगी। क्योंकि अगर हम इसकी स्पीड कम रखते हैं तो फिर हमारा प्रोग्राम में टाइम ज़्यादा लगेगा, मशीन स्लो काम करेगी, इसलिए हम इसकी हवा में मूव करने की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। इसलिए स्किम फीड रेट हमारी स्पिंडल स्पीड के डबल होती है तकरीबन। ये हमारी यहाँ से सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे, एक्सेप्ट। यहाँ से हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आ गई है हमारी रैपिड मूव हाइट। रैपिड मूव हाइट क्या है? रैपिड मूव हाइट में हम सेव जेड देते हैं। सेव जेड ये है कि जितना ऊपर जाके कटिंग टूल हवा में मूव करेगा, यहाँ रैपिडली मूव करता हुआ टूल जहाँ पे आके स्टे करेगा, ये हमारा वो पॉइंट होता है। अगर हम सेव जेड देंगे, यानी अगर हमारा टूल ऊपर 150 पे लाई कर रहा है, जब वो नीचे की जानिब आएगा वो बिल्कुल रैपिडली स्पीड के साथ आता हुआ सेव जेड पे आके एक दफ़ा रुकेगा। उसके बाद स्टार्ट जेड तक वो उसी रैपिड स्पीड के साथ स्टार्ट जेड तक जाएगा स्लो स्पीड में। फिर स्टार्ट जेड से लेके फिर वो नीचे अपनी प्लंजिंग स्पीड पकड़ेगा। स्टार्ट जेड हमारा इसीलिए मकसद के लिए होता है कि स्टार्ट जेड पे आके इसको प्लंजिंग फीड को फॉलो करता है, फिर प्लंजिंग फीड के साथ वो नीचे की जानिब मूव करता है हमारा टूल। इसको हम मैन्युअली यहाँ से रीसेट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। इसको हमें ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, लेकिन हम इसको रीसेट कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम सही रहेगा। इसके बाद रैपिड मूव टाइप में कुछ वैल्यूज़ हैं, एब्सोल्यूट, स्कीम, प्लंज। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट में ये होता है कि जब हम किसी ब्लॉक की कटिंग करवाते हैं, वर्कपीस काट रहे होते हैं, जब वो अपनी कटिंग स्टार्ट करता है तो कुछ हिस्सा वो उतार देता है, तो हिस्सा उतारने के बाद उसका स्टार्ट जेड और सेफ जेड और स्टार्ट जेड उनकी कोई चेंजिंग नहीं होगी। स्टार्ट जेड और सेफ जेड अपनी जगह पर ही रहेंगे। टूल वहाँ से ही अपनी स्लो स्पीड को नीचे की तरफ आएगा, वहाँ से ही जाके अपनी स्किम की स्पीड को पकड़ेगा। इसके बाद है हमारी स्किम। स्किम में हमारा ये होता है जितनी कटिंग होती जाएगी, कटिंग के हिसाब से हमारे स्टार्ट जेड और सेफ जेड उतना नीचे आते जाएंगे। यानी अगर हमने कटिंग नीचे 20 कर दी है तो वो 20 पर जाकर उससे 5 पे उसका स्टार्ट जेड सेट हो जाएगा और 10 पे जाके सेफ जेड स्टार्ट हो जाएगा उस सरफेस से। इसके बाद प्लंज है। प्लंज में अगर हम इसको प्लंज ऑप्शन पे रखते हैं, प्लंज ऑप्शन में ये होगा कि हमारी जो कटिंग सेफ जेड है वो अपनी एब्सोल्यूट पे उसी वैल्यू पे रहेगा जहाँ से उसने ब्लॉक की कटिंग स्टार्ट की थी और हमने सेफ जेड दिया हुआ था वहीं पे। लेकिन जो हमारा स्टार्ट जेड है, स्टार्ट जेड हमारा नीचे की तरफ मूव करता रहेगा, जैसे जैसे कटिंग होती रहेगी स्टार्ट जेड चेंज होता रहेगा और सेफ जेड वहीं पे रहेगा जहाँ पे हम स्टार्टिंग में हमने सेफ जेड दिया था।
ये हमारी सेटिंग है, ज़्यादातर हमारा स्किम यूज़ होता है इसलिए हम इसको स्किम ऑप्शन पे करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद है हमारी स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट में जस्ट हमें यही करना है कि ब्लॉक सेंटर सेफ हमारा होना चाहिए यहाँ यूज़ के सामने। इसको हम इसी पर सेट रखेंगे, ब्लॉक सेंटर सेफ, और एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ से इसकी भी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे इस ऑप्शन पे टूल पाथ स्ट्रेटजीज़ पे। टूल पाथ स्ट्रेटजीज़ पे जाके हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ से हम पहले कटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे दो तरीके होते हैं कटिंग के, एक रफ़ कटिंग और एक फिनिशिंग। रफ़ कटिंग में हम पहले वर्क पीस तैयार करते हुए इसको एक दफ़ा रफली शेप दे देते हैं, रफली तैयार करते हैं, इसकी रफ़ जितनी डिमेंशन हैं उनको तैयार कर लेते हैं। रफ़ में जाने के लिए हमारे पास होता है 3D एरिया क्लियरेंस। 3D एरिया क्लियरेंस में आगे ये 4 ऑप्शंस हैं। हम सबसे पहले रास्टर एरिया क्लियर करेंगे। रास्टर एरिया क्लियर का क्या फ़ीचर है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा वर्कपीस बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, हमने इसकी ऐसी शेप बनानी है जो कि बाहर की तरफ उभरी हो, तब हम रास्टर एरिया क्लियर मॉडल यूज़ करते हैं। ऑफसेट क्लियर एरिया मॉडल ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे वर्कपीस में या ऑब्जेक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें कैविटी तैयार करनी हो, उसमें कोई सुराख वगैरह काटने हो, वो नीचे की तरफ डीपली उसमें कटिंग करनी हो, तब हम ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल को यूज़ करते हैं। हम पहले रास्टर को यूज़ करके देखते हैं। रास्टर पे जाएंगे, इसको ओके करेंगे, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर हमने यहाँ से सेटिंग करनी है। सबसे पहले इसमें टूल सेटिंग, अगर हमने पहले टूल को सेट कर दिया हुआ है तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने नहीं की तो हम यहाँ से इसको एडिट करके टूल की सेटिंग कर सकते हैं। जितना हमें टूल चाहिए उसकी यहाँ से सेटिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे अब हमें एंड मिल साइज़ चाहिए 24, यहाँ से 24 करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे, वो लेंथ इसकी खुद ब खुद सेट कर लेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टूल की लेंथ लंबी हो फिर हम यहाँ से इसको मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज़ कर दें, इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। यहाँ से हम मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स चूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ से नंबर 1 टूल चूज़ किया हुआ है, एंड मिल कटर। ये कंडीशन के हिसाब से हमें टूल्स चाहिए होते हैं। अगर हमने रफ़ कटिंग करनी है तो एंड मिल हमें ज़्यादा सूट करता है, इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे टॉलरेंस है कि हमने जो रफ़ कटिंग लगानी है इसमें ये कितना कम ज़्यादा हो, हमें टॉलरेंस कितनी टॉलरेंस में चाहिए। इसके लिए इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती टॉलरेंस की। हम यहाँ से इसको 0.1 कर देते हैं। थिकनेस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थिकनेस से मुराद वो थिकनेस है जितना हमने वर्कपीस को भारी रखना है। हम कितना वर्कपीस को भारी रखना चाहते हैं उसके असल साइज़ से, ताकि हम जब इस पर फिनिशिंग कट लगाएं तो हमें फिनिशिंग करने के लिए उतना मटेरियल दरकार हो। अगर हम 0.5 इसकी वैल्यू दे देते हैं तो अब ये जो हमारे असल साइज़ हैं ऑब्जेक्ट के उससे 0.5 भारी रहेगा, इतना भारी तैयार होगा ताकि हम जब फिनिशिंग करें इस 0.5 की वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे। इसके बाद है हमारे स्टेप ओवर। स्टेप ओवर से क्या मुराद है? स्टेप ओवर से ये मुराद है कि जब हम इसको कटिंग करते हैं, वर्कपीस को कट लगाते हैं, तो वो लेफ़्ट से राइट की जब एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाके अपना कट कंप्लीट करेगा तो फिर टूल ने इधर की जानिब मूव करना है, अपने साइड पर कट लगाने के लिए लेफ़्ट या राइट मूव करना है। तो ये वो वैल्यू होती है कि हम टूल को लेफ़्ट की जानिब या राइट की जानिब कितना मूव करवाएं कि वो अपना अगला कट फॉलो करे। ये वैल्यू, इस वैल्यू को देने का फार्मूला ये है कि जितना हमारा टूल का डाया होता है उसका 60%, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा स्टेप ओवर हम उसको कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमारे टूल का डाया है 24 मल्टीप्लाई 0.6 14.4 आया। 24 मल्टीप्लाई बाय 0.6 14.4, ये हमारी वैल्यू है। ये है, हम इसको इतना दे देंगे 14.4।
स्टेप ओवर, ये हम ज़रूरी नहीं है कि हम इसको 14.4 ही दें, ये हम इसकी वैल्यू इसलिए इतनी सेट करते हैं ताकि जब हम कट लगाएं, अगले कट पे जब टूल जाए तो उसके अंदर कोई झरी वगैरह न रह जाए, मुकम्मल उसको कट करे। ये हम तकरीबन अगर इसने 14.4 बताया, हम 16 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, क्योंकि 24 काफ़ी डाया है, तो अगर हम 18 तक भी लेके जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम उस फार्मूला के मुताबिक इसकी सेटिंग करते हैं, 14.4 वैल्यू लगा देते हैं। इसके बाद है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ये होता है कि टूल कटाई नीचे की जानिब कितनी करेगा, जेड एक्सिस में टूल नीचे की जानिब कितना मूव करेगा, वर्कपीस में एक कट कितनी डीप में लगाएगा, ये हम वो वैल्यू सेट करेंगे। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm करते हैं। बाकी इसकी सेटिंग मटेरियल के हिसाब से होती है, अगर हमारा सॉफ्ट मटेरियल होगा इसकी वैल्यू हम ज़्यादा दे सकते हैं, अगर मटेरियल हार्ड है, MS है, तो हम इसकी वैल्यू ज़्यादा देंगे, अगर एल्यूमिनियम है तो MS में हम इसकी वैल्यू कम देंगे, कास्ट आयरन में भी कम देंगे। अगर हमारा आयरन है, एल्यूमिनियम है, मेटल है, तो तब हम इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 mm से कम रखते हैं, 0.8। इसके बाद लेवल्स हैं। लेवल से मुराद है कि जब कटिंग टूल कटिंग करे वो एक लेवल में ही करे, या फिर एरिया से मुराद है पहले टूल एक साइड से मुकम्मल कंप्लीट कटिंग कर लेगा, फिर दूसरी साइड से करेगा। इस तरह सारे ऑब्जेक्ट पे एक एक जगह से एक एक एरिया को पहले मुकम्मल कट करेगा, फिर दूसरे एरिया पर जाएगा। लेकिन अगर हम लेवल पे जाते हैं तो फिर वो लेवल्स के हिसाब से कट करेगा, पहले एक सरफेस चारों तरफ से मुकम्मल कट करेगा, फिर उससे नीचे कट लेगा, प्लंज लेगा, फिर उसके बाद दूसरी सरफेस को कट करेगा, फिर नीचे की जानिब तीसरी सरफेस को। इस तरह हम इसको लेवल पर ही सेट कर देते हैं। कट डायरेक्शन के इतना इशू नहीं होता मशीन में, क्योंकि हमने कटिंग करनी होती है जिस मर्जी साइड को, हमें एंड पर कटिंग चाहिए होती है, तो हम इसको एनी पर सेट कर देंगे। जिस तरह मशीन को कट लगाना आसान होगा, मशीन उस डायरेक्शन में कट लगा देगी। यहाँ पे भी हम इसको एनी पर सेट करेंगे। आगे हमारी प्लंजिंग, लीड इन मूव्स। रास्टर है, कौन सा? ये रास्टर चल रहा है ना, रास्टर मेरे हाँ रास्टर है, रास्टर है। यहाँ पे हम इसको रास्टर को हम प्लंजिंग पर सेट करते हैं। प्लंजिंग से मुराद है कि टूल एक दफ़ा नीचे आएगा, अपना कट लेगा, फिर लेफ़्ट या राइट मूव करना शुरू करेगा जिस तरफ उसने कटाई करनी है, इसलिए हम इसको प्लंजिंग पर सेट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है रैंपिंग का, इसको हम ऑफसेट में यूज़ करते हैं। इसको हम तब यूज़ करते हैं, रैंपिंग से मुराद है कि टूल का जो कट होगा वो एक एंगल में होगा, टूल यहाँ से कटाई करना शुरू करेगा और एक एंगल में कटाई करना शुरू करेगा, और यहाँ से हम इसका एंगल सेट कर सकते हैं। जब हम इसको रैंपिंग पर सेट करेंगे, ऑप्शंस में जाके हम इसका एंगल दे सकते हैं, जितना एंगल देंगे। इसको हम 5 दे देते हैं, इससे कम कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी है कि कम से कम एंगल रखें एक्सेप्ट। लेकिन अभी हम क्योंकि रास्टर एरिया क्लियरेंस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको प्लंजिंग पर ही सेट करना है। इसके बाद यहाँ से हमारी तकरीबन सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम यहाँ से अभी रेस्ट मशीनिंग का ऑप्शन तब हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने पहला रफ़ कट लगाया है, उसके बाद टूल बड़ा होने की वजह से जहाँ हमारे कम डाए थे या रेडियस थे, टूल वहाँ तक नहीं पहुँच सका, नैरो झरियाँ थी हमारी, वहाँ पर टूल नहीं पहुँच सका, तो वहाँ पर उसने कट नहीं लगाया, तो फिर वो हमारा इजाफी मटेरियल बच जाता है। तो उसको हम रेस्ट मशीनिंग में जाके अपनी यहाँ से सेटिंग करके रेस्ट मशीनिंग में जाएंगे। इसमें हम इसका मुकम्मल टॉपिक है, इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले एक दफ़ा इसको सेटिंग करके इसको ऑपरेशन इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ से हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से हम इसको आके अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ से इसको क्रॉस करें। अब टूल पाथ में आएंगे, टूल पाथ में प्लस पर क्लिक करेंगे, जो टूल पाथ बनाया है उस पर आके राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। यहाँ पे हम व्यू मेल में इस रेड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ग्रीन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा हमारा फीचर। अब हम इसको शेडेड करने के लिए कि हमें कटाई वाज़िया नज़र आए, यहाँ से हम कोई भी व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको प्ले कर देंगे।
तो हमारी कटिंग शुरू हो जाएगी। सही लग गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए हम इसको जल्दी करने के लिए एस्केप करें। एस्केप के बाद टूल्स पे जाएं, यहाँ पर टूल्स पे राइट क्लिक करेंगे, अनड्रॉ ऑल, इस पर क्लिक करें और प्ले कर दें। हमारा प्रोग्राम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ हमें शो करने के लिए होता है, क्योंकि हम यहाँ से अपना प्रोग्राम चेक कर रहे हैं सही बना है या नहीं, हमारी कटिंग सही हो रही है, इसलिए हमने चेक करना है। इसको हम अनड्रॉ ऑल करके जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, ताकि हमें एंड पर पता चल जाए कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। नहीं, वो सर ने बताया था, ताहिर साहब से उनसे पूछा था, वो कह रहे थे इसमें ना सॉफ्टवेयर के कुछ ग्राफिक्स ही ऐसे हैं, सॉफ्टवेयर इसको स्लो करता है, कभी कभी तेज़ कर देता है, कभी स्लो कर देता है, इसमें स्पीड का इशू नहीं होता। मैंने सर से पूछा था, सर ने भी आज किया ना, वो बड़ा स्लो कट कर शुरू से उसने लगाना शुरू किया। हाँ, स्पीड, सिस्टम की स्पीड मैटर करती है, लेकिन ये मशीन में उसी स्पीड के लिहाज से चलेगा जो हमने दी। अलग बना लेना, इतना हिस्सा कट करके इसको अलग जगह रख। चार्जिंग लगाना पड़ेगा ना? नहीं, अभी वो कंप्लीट हो जाएगा इससे भी। अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ब्लॉक हाइट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है भला? कौन सा? जो हमारा रियल है। इनको हम बल्ब को बंद कर देते हैं। वो तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अब हमारा एक सुराग था, हमारा टूल बड़ा होने की वजह से, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से। अब हमारे यहाँ पर इसकी सरफेस पर एक सुराग था, नीचे की तरफ डीप थी, लेकिन टूल चूँकि हमारा बड़ा था, इस वजह से वो इसके अंदर मूव नहीं कर सकता था। टूल ने यहाँ पर कटिंग नहीं की, हमारा वहाँ से एरिया बिल्कुल साफ है। अब हम इस कट को लगाने के लिए हम यहाँ पर इसकी सेमी रफ कटिंग करेंगे, सेमी फिनिशिंग हम इसको कहते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टूल पाथ पर जाएंगे, जिस टूल पाथ से हमने इस ऑब्जेक्ट को का प्रोग्राम बनाया था, वहाँ पर जाकर हम राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हम यहाँ से न्यू टूल पाथ आइकन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम टूल देंगे, क्योंकि हमारा वो टूल का साइज़ बड़ा था, हम यहाँ पर टूल का साइज़ अब सुराग के लिहाज से दे देंगे। यहाँ पर हम इसको टूल को दे देते हैं एंड मिल ही हमारा रहेगा। आगे इसका साइज़ है 24 था, अगर हम 8 का एंड मिल यूज़ करते हैं तो इसके अंदर मूव कर लेगा सुराग के अंदर। तो हम इसका साइज़ 8 कर देते हैं, लेंथ वो खुद ब खुद सेट कर लेगा। लेंथ हमें अब यहाँ पर लेंथ कम है इसकी 40, हमें इसकी लेंथ बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि जब मशीन पर टूल वर्क करेगा तो वो 40 लेंथ पर, अगर हम इसकी लेंथ 40 देंगे तो इस साइड की हमारी लेंथ ज़्यादा है, अगर उसको ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है तो वो अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है मशीन में, इसलिए हमने इसकी लेंथ का ख़ास ख्याल रखना है। इसको हम 60-70 पर सेट कर देते हैं, क्लोज। इसके बाद है टॉलरेंस। टॉलरेंस को हम यही रहने देंगे सेम। थिकनेस को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि थिकनेस को अगर हम चेंज करते हैं तो, क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं अपने पहले टूल पाथ को,
अगर हम इसको चेंज करेंगे तो वो कटिंग नीचे ज़्यादा नीचे भी कर सकता है। हमें कटिंग चाहिए बिल्कुल उसके बराबर पे, हमने सिर्फ वो मटेरियल ख़त्म करना है जो उसने इजाफी छोड़ा है, और हमें थिकनेस वही चाहिए कि जितनी हमने 0.5 नीचे बचाना है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यही रहने देंगे। इसके बाद स्टेप ओवर है, टूल के हिसाब से देंगे। अगर हमारा टूल अब 8 का है, स्टेप ओवर हम 6 दे देते हैं या 5। स्टेप डाउन यही रहने देंगे सेम। लेवल एनी बाकी सेटिंग हमारी तकरीबन वही है। इसको हम अब रेस्ट मशीनिंग पर चले जाएंगे। रेस्ट मशीनिंग अगर हम इसको नहीं करते तो अगर हम वैसे प्रोग्राम चला देते हैं तो टूल फिर एक दफ़ा मुकम्मल वहाँ से कटिंग शुरू करेगा जहाँ से हमने पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया था। लेकिन अगर हम इसको रेस्ट मशीनिंग पर कर देते हैं तो रेस्ट मशीनिंग में वो जज करेगा जहाँ जहाँ टूल ने कटिंग नहीं की, इजाफी एरिया छोड़ के गया है, वहाँ पर सिर्फ वो कटिंग करेगा, वहाँ पर मूव करेगा। इसलिए हम इसको रेस्ट मशीनिंग पर करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे, हमारा प्रोग्राम भी छोटा बने, बजाय इसके कि हम इसको सारे पर मूव करवाएं, एंड पर आकर वो यहाँ पर कटिंग करे। इससे हमारे टाइम ज़ाया होने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए हम रेस्ट मशीनिंग पर जाएंगे, इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। सॉरी, यहाँ से हमारा रह गया, यहाँ से हम इसका रेफरेंस देंगे। टूल पाथ, जिस टूल पाथ पे जाके हमने इसको एडिट किया है वो हमारा रेफरेंस पे जाके रेफरेंस के तौर पे यूज़ होगा। इसको हम रेफरेंस कर देंगे। जिस हमने टूल पाथ पे जाकर राइट क्लिक करके इसको एडिट किया था उसको हम रेफरेंस के तौर पे लेंगे। यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारी इसकी सेटिंग कंप्लीट होगी। अब हमने इस टूल पाथ को चलाना है। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, आगे प्ले कर देंगे इसे। कंप्लीट हो गया लग रहा है, हो गया। स्टॉप कर देंगे। अभी हमने इस प्रोजेक्ट की रास्टर रफिंग सेमी रफिंग और रास्टर फिनिशिंग कर ली है, सेमी फिनिशिंग। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के लिए फाइनल फिनिशिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम टूल पाथ स्ट्रेटजीज में जाएंगे। यहाँ से फिनिशिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले टाइप है इसकी रास्टर फिनिशिंग। हम पहले इसमें इसको करेंगे, रास्टर फिनिशिंग सिलेक्ट किया, ओके। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर इसकी सेटिंग आ गई है। इसमें हम टूल को सिलेक्ट करेंगे, हम कौन सा टूल लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेडियस भी लगे हुए हैं साइडों पर, इसके किनारे पर ये भी रेडियस है। हमने इसकी गुलाई बनानी है, इसलिए हम बाल नूस कटर का इस्तेमाल करेंगे जिसके एंड पर रेडियस बना होगा, इसलिए हमारे रेडियस सही तरह बन जाएंगे। इसको हम इसकी साइज़ देंगे, जितना हमारा कटर का साइज़ कम होगा उतनी फिनिशिंग ज़्यादा है। ये हम इसको 2 का साइज़ दे देते हैं। क्लोज। अभी इसकी लेंथ छोटी हो गई है, उसको एडिट कर लेंगे। ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई टूल की। इसके बाद टॉलरेंस है। हमारी बाय डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस इसमें 0.1 आती है, क्योंकि अभी हमने फिनिशिंग करनी है इसलिए हम इसकी टॉलरेंस 0.01 रखेंगे। इसके बाद थिकनेस है, क्योंकि अब हम इसकी फिनिशिंग करने जा रहे हैं इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उस साइज़ पर तैयार करना है जिस पर हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इसको कोई भी भारी नहीं रखेंगे। इसकी थिकनेस 0.0 रखेंगे तो हमारा साइज़ बिल्कुल ओके तैयार होगा, जितना हमें साइज़ रिक्वायर्ड है या जितना हम बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप ओवर उसी तरह सेम। यहाँ पर हम स्टेप ओवर को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बाल नोज कटर है। अगर हम इसको खुद से कैलकुलेशन देते हैं, थोड़ा मूव करवाते हैं, जैसे हम उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करके हाफ मूव करवाते हैं, अगर हम इसमें मूव करवाएंगे क्योंकि उसके एंड पर रेडियस बना हुआ है टूल के,
तो वो 0.6 अगर इधर मूव होकर दोबारा कट लगाता है तो दरमियान में जरी छोड़ देगा दोनों साइडों पे। इसलिए हम इसको यहाँ से ऑटोमेटिकली इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसको भी इसका हाफ़ कर देंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी फिनिश आ जाएगी, नहीं तो इसी पर भी रहने दें। अब अगर हम इसका हाफ़ कर देते हैं, इस पर चंद लाइनें शो होती हैं, फिर वो भी नहीं होंगी, लेकिन अभी हम इसको इसी पर सेट करते हैं। इसके बाद लीड्स एंड लिंक्स। लीड्स एंड लिंक्स यहाँ से हम इनको एडिट करेंगे, इस ऑप्शन में जाएं। अब लिंक्स क्या होते हैं? लिंक से मुराद है कटर एक कट कंप्लीट करने के बाद अपने दूसरे कट तक जब जाता है तो वो दरमियान में जो लिंक बनता है उसे हम लिंक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा टूल लेफ़्ट से राइट कट कर रहा है और उसने अपना कट कंप्लीट कर लिया, अब उसने साथ ही कट करना है, तो बजाय इसके कि वो टूल अपना कट कंप्लीट करने के वो पहले ऊपर की तरफ आए फिर साइड को जाए, जितना उसको हमने स्टेप ओवर दिया है वो स्टेप ओवर ले, फिर नीचे की जानिब आए, फिर अपना कट स्टार्ट करे, तो इसको हम यहाँ से इसको हम यहाँ से कर देंगे ऑन सरफेस। इससे हमारा जो कट होगा, एक कट कंप्लीट करने के बाद टूल उसी सरफेस पे जितना उसने स्टेप ओवर लेना है उसी सरफेस पर कट करते हुए वो स्टेप ओवर लेगा, बजाय इसके कि वो ऊपर आए या साइड पर जाए फिर नीचे आए। उससे हमारा टाइम बचेगा अगर हम इसको ऑन सरफेस करते हैं। इसके बाद है लॉन्ग से मुराद है कि जो हमारा लिंक बन रहा है, अगर तो वो शॉर्ट है फिर हम उसको ऑन सरफेस कर देंगे। अगर हमारा जो बन रहा है, लिंक बन रहा है वो लॉन्ग है, यानी टूल ने कट किया है फिर उसने किसी और पोजीशन पर जाना है, तो फिर उसको हम ऑन सरफेस नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर उसने उधर जाना है तो वो रास्ते से कटिंग करता हुआ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी वर्कपीस के कोई ऐसी सरफेस है जो कि कन्वेक्स बनी हुई है, हमने उसके एक साइड से कट कर लिया है, अब हम उसकी दूसरी साइड से कट करना चाह रहे हैं। अगर हम दूसरी साइड पर कट करना चाह रहे हैं, अगर हम उसको ऑन सरफेस रखेंगे तो वो फिर दरमियान में जो कन्वेक्स है उसको काटती हुई दूसरी साइड पर जाएगी, अगर हम लॉन्ग के ऑप्शन को ऑन सरफेस रखते हैं। तो इसको हम यहाँ से स्किम पे कर लेंगे, इससे ये होगा कि स्किम या सेफ पे कर लेंगे। सेफ पे अगर हम इसको करेंगे तो वो सेफली उसी तरह सेफ जेड पर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर कटिंग करेगा, तो लॉन्ग को वो इस तरह फॉलो करेगा। अब इसको हम लॉन्ग है या इंक्रीमेंटल डिफ़ॉल्ट को भी हम सेफ पे कर देंगे। अब ये शॉर्ट लॉन्ग थ्रेशोल्ड, इससे मुराद है कि हमारा कितना फ़ासला होगा तो हमारा शॉर्ट लिंक बनेगा और कितना फ़ासला होगा तो लॉन्ग लिंक बनेगा। ये जो हमारा फासला अगर 10 से कम है ये हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके मुताबिक अभी अगर 10 से कम होगा तो वो हमारा 10 मिलीमीटर से कम होगा तो हमारा शॉर्ट लिंक बनेगा, यानी 10 मिलीमीटर के फासले तक वो कट करता हुआ ही लेफ़्ट या राइट को जाएगा। और अगर हमारा 10 से ऊपर है फासला तो फिर वो लॉन्ग लिंक को फॉलो करेगा और वो ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। ठीक है, इससे इसकी सेटिंग करने से हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है और इससे हमारी जो ऊपर नीचे की मूवमेंट है टूल की वो भी कम हो जाती है। इसको सेट करने के बाद हम लीड इन और लीड आउट को सेट करेंगे। लीड इन से मुराद है कटिंग करने के लिए टूल का वर्कपीस के अंदर इंटर होना। अपनी प्लंजिंग लेने के बाद जो टूल अंदर की जानिब वर्कपीस के मूव करेगा वो हमारा लीड इन है, इसको हम नन पे ही रहने देंगे। लीड आउट टूल कटिंग करने के बाद जब दूसरी साइड से वर्कपीस से बाहर की जानिब निकलेगा उसे हम लीड आउट कहते हैं, इसको भी हम नन पर ही सेट करेंगे। इसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे, इसकी सेटिंग भी हमारी कंप्लीट होगी। इसके बाद ऑर्डरिंग, इससे मुराद है वन वे से मुराद है टूल कटिंग करते हुए एक ही साइड को कटिंग करेगा, फिर ऊपर उठेगा, वापस आएगा, फिर दोबारा से कट लेगा, फिर यानी टूल अपने एक ही साइड को की डायरेक्शन को कट करेगा, एक ही तरफ मूव करते हुए कट करेगा और वापसी पर कट नहीं करेगा। अगर हम इसको 2 वे कर देते हैं तो 2 वे में हमारा टूल दोनों साइड पर कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, फिर अपना लेफ़्ट पर मूव करेगा, फिर इधर को आते हुए भी कट करेगा, इसी तरह यानी वो दोनों साइडों पे 2 वे कट करेगा। इसको हम 2 वे पे सेट कर लेते हैं। 2 वे पे ये है कि हमारा टाइम की बचत होती है और दूसरा इससे फिनिशिंग भी हमें अच्छी मिल जाती है। 2 वे पे इसको सेट करेंगे।
इसके बाद ये हमारी सेटिंग इसकी तकरीबन सारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम यहाँ से इसका स्टार्ट कॉर्नर है कि कट कहाँ से स्टार्ट हो, लेफ़्ट कॉर्नर, लोअर कॉर्नर, अपर हाइट, अपर राइट, अपर लेफ़्ट, ये 4 कोने हैं जहाँ से कट को स्टार्ट करवाना है वो यहाँ पे दे दें। अभी हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ से इसको अप्लाई कर दें। अभी सेटिंग में थोड़ा टाइम लेगा। अब ये हमारा यहाँ से सेटिंग इसकी कंप्लीट होगी, लोडिंग भी हो गई है। अब हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया। अब यहाँ से अगर हमने इसको चलाना अपने इस टूल पाथ को इस पर राइट क्लिक करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, इसके बाद हम इसको प्ले कर देंगे। टूल, अनरॉल, प्ले। सारी कटिंग शो कर रहा है। हाँ जी, ये अभी हमारी जो लेयर बन रही है ये हमारी वो कटिंग कर रहा है, फिनिश कट लगा रहा है। जहाँ जहाँ से हमारी ये लेयर कम होती जा रही है वहाँ से हमारा फिनिश कट कंप्लीट होता जा रहा है। इसी तरह टूल इधर राइट बन रहा है, राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव कर रहा है कटिंग करते हुए। दूसरे कॉर्नर पर जब ये पहुंच जाएगा इसकी फिनिश कट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा पार्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम ये 3 टूल पाथ क्रिएट करके इन तीनों की मदद से हम इनको मशीन पर लगाकर एक ब्लॉक से, पहला रफ़ है, इससे हम रफ़ कट लगाएंगे। दूसरा सेमी फिनिशिंग है, इसमें हमारी जो रफ़ में कमी रह जाती है, जहाँ पे रफ़ कट नहीं लग पाता टूल बड़ा होने की वजह से, वो लगा लेते हैं। और थर्ड पे हमारा फिनिश हो जाता है, फिनिश कट लगाते हैं तो हमारा पार्ट तैयार हो जाता है। ये हम 3 प्रोग्राम जब हम मशीन पर लगा देंगे तो एक ब्लॉक हमारा जिस पार्ट को हम जिस शेप में तब्दील करना चाहते हैं उसमें तब्दील होकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से इसने बड़ी स्लो करनी है, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, चल रही है। इस तरह हमारी फिनिशिंग मुकम्मल होगी। हमारा एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका। हमने इसके अंदर 3 तरह की फिनिशिंग की है, पहले रफ़ की है, फिर सेमी फिनिशिंग की है, फिर मुकम्मल कंप्लीट फिनिशिंग की है, कंप्लीट इसको डिज़ाइन किया। ठीक है, ये तो था इसको पावर मिल पर फिनिशिंग करना। आगे चलकर हम इंशाल्लाह मज़ीद सीखेंगे कि पावर मिल से कोऑर्डिनेट निकाल कर मशीन पर किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।